हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूं। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोज। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, हम रन टाइम में मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं थ्रू मैलोक, कैलोक और ploc फंक्शन। फ्री फंक्शन है वो हमारा जो हमने मेमोरी अलोकेटेड की गई है हीप के द्वारा, उस मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड उसके एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने अब से कुछ लेक्चर पहले हमने पढ़ा था एरे। एरे क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। एक सेम डेटा टाइप का एक समूह था एरे। एरे का दूसरा फीचर ये था कि वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस लेता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करें, हमें आवश्यकता पड़ जाती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज का हमें कलेक्शन करना है, तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे सी प्रोग्रामिंग में। तो स्ट्रक्चर इज a collection of element of different type of data. It is a collection of different type of a डेटा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक साथ बिल्ड करके एक सिंगल नेम से उसे यूज कर सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मीन्स हिट्रोजीनियस। इट मीन्स ये है कि हिट्रोजीनियस डिफरेंट टाइप ऑफ data. Finally, we can say that structure is a collection of different type of element under a single name that act as a user defined data type in C. हम data structure को कैसे create करेंगे? How can we create the data structure? To create structure in C, we use a keyword called struct. स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हुए हम डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया और उसके बाद स्पेस देके स्ट्रक्चर नेम जो कि अपने यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है वो स्ट्रक्चर नेम हम लिख देंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस एरिया में जितने भी डेटाज का हमें कॉम्बिनेशन करना है, मल्टीपल डेटाज का, उनको डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फाइनली जब स्ट्रक्चर एंड होगा तो सेमीकोलन के थ्रू होगा। ये उसी तरह से है जिस तरह से फंक्शन को हमने ग्लोबल डिक्लेयर किया था। तो ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है जिसमें हमने स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और उसका परसेंटेज। तीनों डेटा है वो अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया मैंने और उसके बाद ये हमने स्ट्रक्चर का नाम दे दिया है। उसमें मैंने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया stud_name30। तो स्टूडेंट नाम का एक एरे डिक्लेयर किया जो कि 30 कैरेक्टर्स को होल्ड करेगा। एक रोल नंबर डिक्लेयर किया जिसका टाइप इंटीजर है। एक परसेंटेज डिक्लेयर किया जिसका टाइप फ्लोट है। आगे हम प्रोग्राम में इसको देखेंगे कि इनको कैसे यूज करेंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस दे सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। नंबर एक, स्ट्रक्चर जब एंड होता है तो हमेशा सेमीकोलन का सिंबल यूज करेंगे। दूसरा कि स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है हमारा स्मॉल लेटर्स में ही यानी लोअर केस लेटर में लिखना है। तो ये दो याद रखने योग्य बातें हैं जो कि स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था एरे में कि एरे है वो कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस लेता है। तो स्ट्रक्चर का मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होगा कि व्हेन द स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन सी द मेमोरी डज नॉट अलोकेट ऑन डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर। जब भी हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर को तो उसी टाइम हम मेमोरी अलोकेट नहीं होती है। जिस तरह से एरे में जैसे ही हमने डिक्लेयर किया है एरे को तो मेमोरी अलोकेट हो जाती है, लेकिन स्ट्रक्चर को मेमोरी अलोकेट जब तक नहीं होती है जब तक कि उसका कोई मेन फंक्शन में वेरिएबल क्रिएट ना कर दें हम। इट मीन्स ये है कि स्ट्रक्चर जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। मेमोरी एलोकेशन होगा जब हम उसका वेरिएबल बनाएंगे। साइज ऑफ मेमोरी allocated is equal to
सम ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर ऑफ दैट स्ट्रक्चर, यानी इन स्ट्रक्चर्स के मेंबर को जितनी मेमोरी चाहिए उतना ही मेमोरी साइज स्ट्रक्चर का होता है। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर टाइप का मैंने एक स्टूडेंट नेम डिक्लेयर किया, तो कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। ये एरे है 30 का, तो ये कितनी बाइट लेगा, 30 बाइट का कैरेक्टर नेम हो गया है। एक इंटीजर रोल नंबर है, तो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। जैसे इस कंपाइलर में 2 बाइट लिए हैं तो एक इंटीजर मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए। फ्लोट परसेंटेज को 4 बाइट लिए हैं इसने, जो ये परसेंटेज वेरिएबल है हमारा, इसने 4 बाइट लिए हैं। कुल मिला के 36 बाइट है वो अलोकेटेड हो गई है इस स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है स्टूडेंट। जैसे ही हम इसका कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का, उसके बाद ये 36 बाइट्स मेमोरी स्पेस हमें अलोकेट होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह से हम डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे और किस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं स्ट्रक्चर में, ये वेरिएबल्स केवल इस स्ट्रक्चर को ही आइडेंटिफाइड है, यानी ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट है वो ही इनको एक्सेस कर सकता है और कोई फंक्शन इनको एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक कि हम एक्सेस मेथड यूज नहीं करते हैं। तो एक्सेस मेथड का मतलब है कि अगर मैंने यानी मेन फंक्शन में इनको यूज करना है तो जो भी इसका वेरिएबल होगा स्टूडेंट का, उस वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए हम इनके मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। यानी मेन और स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बीच में डॉट ऑपरेटर है, वो इन मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की परमिशन देता है। तो ये हम प्रोग्राम में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हमने ये प्रोग्राम बनाया है जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में include stdio.h और conio.h को इंक्लूड कर दिया। फिर मैंने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हुए एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट। इसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं। एक तो स्टूडेंट का नाम जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर उसमें लिए हैं। एक उसका रोल नंबर जो RN से एक्सेस होगा और एक उसका परसेंटेज जो कि फ्लोट वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने मेन को स्टार्ट किया। स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 है वो स्ट्रक्चर का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है S1 जो कि स्टूडेंट का है और स्टूडेंट क्या है, एक स्ट्रक्चर है। क्लियर स्क्रीन लगाया। अब मैं एंटर करना चाह रहा था कि सबसे पहले स्टूडेंट की डिटेल, तो सबसे पहले मैंने नेम एंटर करवाया गेटस फंक्शन से, फिर उसका रोल नंबर एंटर करवाया जो कि इंटीजर है। इस स्कैनएप से मैंने रोल नंबर एंटर करवाया है। फिर मैंने परसेंटेज एंटर करवाया है। यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज नेम जब भी हम एक्सेस कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर का जो नेम है सबसे पहले एड्रेस ऑफ S1 डॉट और उसका वेरिएबल RN। तो ये डॉट ऑपरेटर है वो स्ट्रक्चर मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। जो भी मैंने डेटा इनपुट किया है उन सभी को मैं आउटपुट लेना चाह रहा, तो स्टूडेंट्स की डिटेल को मैं आउटपुट करूंगा। तो सबसे पहले नेम को प्रिंट करूंगा S1 डॉट नेम, फिर रोल नंबर प्रिंट करूंगा और फिर परसेंटेज प्रिंट करूंगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले कंपाइल किया मैंने इसको, 0 वार्निंग 0 एरर रहा है। उसके बाद में इसको मैंने रन किया। नेम एंटर किया मैंने रमेश, उसके बाद में रोल नंबर एंटर किया 134, उसके बाद में परसेंटेज एंटर की 89। तो अब ये क्या करेगा, हमें ये सारी डिटेल प्रिंट करके दे देगा। स्टूडेंट डिटेल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम आ गया रमेश, रोल नंबर जो हमने इनपुट किया था 134 और परसेंटेज है वो फ्लोट में आ गया है 89.0000, यानी 6 डेसिमल तक प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को यूज करते हुए प्रोग्राम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूज करते हुए हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनियन, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन और उसके एग्जांपल्स, यानी स्ट्रक्चर और यूनियन में एक हल्का सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Thank you very much for watching this video. Please subscribe our channel GPC Hanumangarh.